एक अंधेरी भूमिगत पार्किंग में महाशक्तिशाली खलनायकों का एक गिरोह अपने ही एक जैक पर हमला कर रहा है। क्यों? जैक अपने लक्ष्य वाल्टर लॉक नाम के एक व्यक्ति, जिसे पेबैक के नाम से भी जाना जाता है, को खत्म करने में विफल रहा। जैक केवल पेबैक के परिवार को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा था। जैसे ही चीजें भयानक लग रही थी, पेबैक स्वयं प्रकट हुआ। उसने खलनायकों को मार गिराया और यहाँ तक कि एक ऐसे व्यक्ति से भी मुकाबला किया जो क्रूर आमने सामने की लड़ाई में लगभग अजेय था। अंत में पेबैक ने उन दोनों को हरा दिया, जिससे जैक एकमात्र जीवित व्यक्ति बच गया, जिसका बदला उसने उसकी जान लेकर लिया। इस भयानक घटना के तुरंत बाद पुलिस पहुंची और पेबैक को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये सब द पल्स नामक वैश्विक आपदा से शुरू हुआ। ये तबाही लोगों द्वारा युद्ध में परमाणु हथियारों का उपयोग करने के कारण हुई, जिसके परिणामस्वरूप अरबों लोगों की जान चली गई। इसके अतिरिक्त संसाधनों की कमी बढ़ने पर दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि कुछ जीवित बचे लोग आनुवंशिक परिवर्तनों से गुजरे, जिससे उन्हें महाशक्तियां मिली। लेकिन इन शक्तियों का उपयोग भलाई के लिए करने के बजाय उन्होंने अक्सर अराजकता और दंगे भड़काए। व्यवस्था बहाल करने के लिए संयुक्त राज्य सरकार ने सुपर लॉ पारित किया और सुपर शक्तिशाली अपराधियों को हिरासत में लेने के लिए सैंट टिबुरोन नामक एक विशेष जेल का निर्माण किया। पेबैक एक ऐसा सजग प्रतिशोधी है जिसने 50 से अधिक अपराधियों को खत्म करते हुए कानून को अपने हाथ में ले लिया है। अब उसका शेष दिन सैंट टिबुरोन में बिताना तय है। लेकिन इस जेल के अंदर क्या हो रहा है? अमानवीय व्यवहार की अफवाहें फैल गई हैं। डेवलिन इसकी देखरेख कर रहे हैं। एक साक्षात्कार में डेवलिन ने इन दावों का खंडन किया और जोर देकर कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी कैदी कभी भी भाग नहीं पाया है। सवालों से अभिभूत होकर वो अचानक साक्षात्कार समाप्त कर देता है, जिससे हमारे सामने और भी रहस्य सुलझ जाते हैं। कुछ समय बाद पेबैक अन्य कैदियों के साथ अतिमानवों के लिए कुख्यात जेल सेंटी में पहुंचता है। यहाँ आने का उनका एकमात्र उद्देश्य अलौकिक कैदियों को खत्म करना है। उनमें डिएगो भी शामिल है, जिसके पास भावनाओं को साझा करने और अपने आसपास के लोगों के दर्द को महसूस करने की अद्वितीय क्षमता है। खतरनाक अपराधियों, जो अनिवार्य रूप से जैविक परमाणु हथियार हैं, से भरी जगह में उसके जीवित रहने को लेकर गार्ड सशंकित हैं। ये जेल परमाणु विकिरण से प्रभावित सभी अतिमानवों का पिघलने वाला बर्तन है। कुछ कैदियों के पास बिजली को नियंत्रित करने, टेलीकिनेसिस या अपनी आंखों से लेजर बीम शूट करने जैसी शक्तियां होती हैं। सबसे कुख्यात कैदी के पास अन्य लोगों के दिमाग में हेरफेर करने की क्षमता होती है। इन महाशक्तियों को नियंत्रण में रखने के लिए सेंटी नोलीज नामक एक सुरक्षा प्रणाली का उपयोग करता है, जो इन क्षमताओं को बेअसर कर सकती है। गार्डों ने कैदियों के टखने के बंधन में नलियां लगा दी हैं। डेवलिन पर्यवेक्षक नए कैदियों को चेतावनी देता है कि वे बिना अनुमति के कोई भी कदम न उठाएं, क्योंकि यह उसका क्षेत्र है। बाद में कैदी गार्डों की निगरानी में आंगन में इकट्ठा होते हैं। यहाँ पेबैक की मुलाकात जिम से होती है, जो उस व्यक्ति का भाई है जिसे उसने मारा था। वे एक क्रूर महाशक्ति मुक्त विवाद में शामिल होते हैं, जिसमें पेबैक अंततः जीत जाता है। हालांकि इससे पहले कि वह जिम को खत्म कर पाता, गार्ड हस्तक्षेप करते हैं, नलियों का उपयोग करके पेबैक को बिजली का झटका देते हैं। वो जमीन पर लेट जाता है, एक गार्ड से मार खाता है जो सुपर ताकत होने का दावा करता है, और पेबैक और जिम दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है। दूसरी ओर डिएगो की मुलाकात गॉर्डन नाम के एक अन्य कैदी से होती है, जिसके पास बिजली को नियंत्रित करने की शक्ति है। गॉर्डन साझा करते हैं कि वो सैंटीप के पहले कैदियों में से एक थे और नलीज पेश किए जाने से पहले कभी भी पराजित नहीं हुए थे। जैसे ही वे जेल से गुजरते हैं, गॉर्डन डिएगो को परेशानी से बचने के लिए पालन करने के लिए कुछ नियम बताता है। डिएगो द लोब के बारे में जानने को उत्सुक अपने बारे में डरावनी कहानियां सुनने का उल्लेख करता है, जैसे एक महिला के दिमाग को नियंत्रित करके उसे उसके परिवार को खत्म करने के लिए मजबूर करना, या टेलीकिनेसिस का उपयोग करके किसी पुरुष को उसकी नाक के माध्यम से उसके मस्तिष्क को बाहर निकालने के लिए मजबूर करना। गॉर्डन बताते हैं कि नलीज के बिना लोब अजेय है और डिएगो को उससे दूर रहने की सलाह देता है। उसी दिन लोब को एक अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है, जहां चौथी बार उसकी परोल पर चर्चा की जाती है। वो खुले तौर पर कार्यवाही का मजाक उड़ाता है, क्योंकि वह जानता है कि एक खतरनाक खलनायक के रूप में उसे कभी भी परोल दिए जाने की संभावना नहीं है। अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि यह मुकदमा डेवलिन द्वारा रची गई एक चाल से अधिक कुछ नहीं है, जो जल्द ही सेवानिवृत्त होने की योजना बना रहा है।
डेवलिन लोब के साथ निजी बातचीत करने के अवसर का लाभ उठाता है। वो लोब को अपने पैसे डेवलिन के बैंक खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश देता है। इस मांग का समर्थन एक भयावह धमकी के साथ करता है। लोब अनिच्छा से सहमत होता है, लेकिन बदले में कुछ चीजों का अनुरोध करता है। अस्पताल में वापस डॉक्टर इसाबेल घायल कैदियों की देखभाल करती हैं। उनमें से एक अनोखा दृश्य है, एक बिना सिर वाला कैदी जो अपनी उल्लेखनीय पुनर्योजी क्षमताओं के कारण जीवित रहता है। इस बीच डिएगो, जिसे अन्य कैदियों की तुलना में कम खतरनाक माना जाता है, सफाई का काम संभालने के लिए प्रवेश करता है। डॉक्टर इसाबेल ने उनके काम की सराहना करते हुए उनके साथ बातचीत शुरू की। फिर वो लोब की मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले कमरे में चली जाती है। घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में पेबैक कमरे में घुस जाता है और इसाबेल का गला घोंटना शुरू कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। क्रोधित होकर पेबैक ने लोब के जीवन को समाप्त करने की ठान ली है। वो लोब की भयावह प्रकृति से पूरी तरह परिचित है। लोब पेबैक को उसके चेहरे पर क्रॉस के बारे में ताना भी मारता है। जैसे ही पेबैक अपनी योजना को क्रियान्वित करने वाला होता है, डिएगो ठीक समय पर पहुंच जाता है और हिंसक कृत्य को बाधित करता है। पेबैक और डिएगो के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है, जिसे एक गार्ड के आने से रोक दिया जाता है। इस घटना की खबर तेजी से पूरी जेल में फैल गई, जिससे अकेले पेबैक का बहादुरी से सामना करने और लोब को बचाने के लिए डिएगो को सभी कैदियों का सम्मान मिला। डेरियस, लोब का दाहिना हाथ, डिएगो को लोब की कोठरी तक ले जाता है। यहाँ तक कि लोब भी डिएगो की वीरतापूर्ण कार्रवाई को स्वीकार करता है और उसे जेल में दोस्त बनने के लिए मनाने का प्रयास करता है। ये सुझाव देता है कि वे एहसानों का आदान प्रदान करते हैं। इस बीच डेवलिन की सहायक फेलिशिया डेवलिन के लोब के साथ भ्रष्ट सौदे पर ठोकर खाती है। इसे छुपाने के लिए डेवलिन ने फेलिशिया को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद पदोन्नति देने का वादा किया। साथ ही धमकी दी कि अगर उसने उसके कदाचार का खुलासा किया तो वो उसे नौकरी से निकाल देगा। आने वाले दिनों में सैन टिबूरोन में जीवन सामान्य रूप से आगे बढ़ेगा। गॉर्डन, जो एक दशक से जेल में बंद है, पैरोल पर एक और मौका देने का अनुरोध करता है। शुरू में विनम्र, वो ईमानदारी से सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है। ये दर्शाता है कि उसने अपना सबक सीख लिया है। हालांकि अदालत समुदाय में उसके स्थान पर लगातार सवाल उठाती है, जिससे गॉर्डन क्रोधित हो जाता है। इस बढ़ती हताशा के परिणामस्वरूप संतीब में उसके त्रुटिहीन व्यवहार के बावजूद उसके पैरोल अनुरोध को एक और बार अस्वीकार कर दिया गया। मुकदमे के नतीजे से वह निराश और तबाह हो गया है। जेल प्रांगण में गुप्त रूप से पेबैक को खत्म करने की साजिश रचते समय डेरियस ने गॉर्डन को एक वस्तु सौंपी। बदला लेने का मौका पाकर गॉर्डन अपनी जेल की वर्दी उतार देता है और अपने टखने के कफ को खोलने के लिए वस्तु का उपयोग करता है। एक मेज पर चढ़कर वह अपने शरीर को रिचार्ज करने के लिए एक तार खींचता है और तेजी से एक गार्ड को हटा देता है। फिर वह जेल की इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अक्षम करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, जिससे नलियां अप्रभावी हो जाती हैं। जैसे ही नालों में बिजली का प्रवाह बंद हो जाता है तो अराजकता फैल जाती है और कैदी हिंसक झड़पों में शामिल हो जाते हैं। पेबैक इस बात से निराश हैं कि कोई भी उनका सामना करने के लिए उत्सुक नहीं दिखता। जब बिजली बहाल हो जाती है और नलियां फिर से चालू हो जाती हैं, तो सभी कैदियों को बिजली का झटका दिया जाता है और उन्हें वापस उनकी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। उल्लेखनीय रूप से गॉर्डन पकड़े जाने से बचने में सफल हो जाता है और बाहरी दुनिया को देखते हुए अस्पताल तक पहुंच जाता है। वो कैद होने की अपनी थकान व्यक्त करता है जब अचानक मोरालेस उस पर पीछे से हमला करता है। उसे डेवलिन से अराजकता भड़काने के लिए गॉर्डन को मारने का आदेश मिलता है, लेकिन वो झिझकती है। अंततः वो उसकी बात मानती है और गॉर्डन को मुक्का मारकर उसकी हत्या कर देती है। गॉर्डन की मौत की खबर पूरी जेल में फैल गई। आधिकारिक रिपोर्ट में उसके भागने के प्रयास के दौरान छत से गिरने की दुर्घटना का हवाला दिया गया। उस वर्ष सैन टिबूरोन में 12 लोगों की जान चली गई, लेकिन डेवलिन इस मामले पर चुप रहे। बाद में वो डिएगो को जेल के यातना कक्ष में ले जाता है, जहां समय धीरे धीरे कष्टपूर्वक बीतता हुआ प्रतीत होता है। डेवलिन का मानना है कि दंगे की साजिश लोब ने रची थी और उन्हें संदेह है कि डिएगो और लोब की निकटता के कारण उनके बीच कोई छिपा हुआ संबंध है। जवाब में डेवलिन ने डिएगो पर दबाव डाला कि वह लोब के बारे में जो भी विवरण जानता है उसे साझा करे, चेतावनी देते हुए कि ऐसा करने में विफल रहने पर उसे यातना कक्ष में जाना पड़ सकता है। डिएगो से वांछित जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ डेवलिन लोब को अपने सेल में एक यात्रा का भुगतान करता है और मनोरंजक भागने के विचारों के खिलाफ उसे चेतावनी देता है। वह लोब को धन हस्तांतरण में तेजी लाने का आदेश देता है। वह लोब के सीमित विकल्पों से अच्छी तरह वाकिफ है।
लोब अनिच्छा से सहमत होता है लेकिन अतिरिक्त समय का अनुरोध करता है क्योंकि कार्य सीधा नहीं है। अगले दिन गार्ड की एक टीम एक तकनीशियन के साथ जेल की विद्युत प्रणाली की मरम्मत के लिए तहखाने में उतरती है जिसे गॉर्डन ने नष्ट कर दिया था। इस बीच प्रत्येक कैदी को अपने परिवार से एक लिफाफा मिलता है जिसमें एक पोषित तस्वीर होती है। कनेक्शन के इस क्षण के बीच लोब एक चालाक वायरस प्रोग्राम बनाकर अपनी भागने की योजना तैयार करने के लिए एक टैबलेट प्राप्त करने का प्रबंधन करता है। दूसरी ओर पेबैक अपने चेहरे पर एक क्रॉस खोदने के लिए एक वस्तु का उपयोग करता है जो व्यक्तिगत परिवर्तन को दर्शाता है। टकराव के लिए उत्सुक वो लड़ाई की उम्मीद में जिम की तलाश करता है। हालांकि जिम ने एक अलग रास्ता चुना है, धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करता है। डिएगो लोब का दौरा करता है और जेल से भागने में लोब की मदद का आश्वासन मांगता है। फिर भी लोब अपने इरादों के बारे में चुप्पी साधे हुए है जिससे डिएगो निराश है। डेवलिन की सेवानिवृत्ति के दिन उन्होंने कैप्टन ब्रॉडी को नए जेल पर्यवेक्षक के रूप में नामित किया, एक निर्णय जो फेलिशिया को बहुत निराश करता है। कुछ ही समय बाद डेवलिन लोब के पास आता है और उसे धन हस्तांतरण के लिए एक टैबलेट देता है। बदले में लोब को आराम का जीवन मिलेगा। लोब पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर देता है लेकिन डेवलिन से अनभिज्ञ होकर अपने वायरस को गुप्त रूप से लोड करने का अवसर जब्त कर लेता है। परिणामस्वरूप नलियां अपनी प्रभावशीलता खो देती हैं, जिससे कैदियों को अपनी महाशक्तियां पुनः प्राप्त करने और दूसरा दंगा शुरू करने की अनुमति मिलती है। गार्डों पर हमला करते करते कैदी भी एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। इस उथल पुथल के दौरान डिएगो खुद को अस्पताल में पाता है जहां वह अपने साथी कैदियों के दर्द और भावनाओं को सहानुभूतिपूर्वक महसूस करता है। सौभाग्य से इसाबेल उनकी पीड़ा को कम करने के लिए अपना समर्थन देती है और डिएगो आराम प्रदान करने में कामयाब होता है। डेवलिन को फेलिशिया का फोन आता है जिसमें उसे अराजक स्थिति के बारे में बताया जाता है। जैसे ही वह अपने कार्यालय लौटने की कोशिश करता है, लोबिया चालाकी से दरवाजा बंद कर देता है। जेल प्रांगण एक युद्ध का मैदान बन जाता है क्योंकि कैदी विभिन्न प्रकार की महाशक्तियों का प्रयोग करते हैं। जेल के अंदर अराजकता बढ़ जाती है। कुछ लोगों के पास लोगों को गायब करने, बल क्षेत्र बनाने, अपनी सांस के माध्यम से दूसरों को संक्रमित करने, क्लोन के साथ भ्रम पैदा करने और बहुत कुछ करने की क्षमता होती है। पेबैक को जिम के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है जो अपनी बुलेट प्रूफ क्षमताओं के कारण वस्तुतः अभेद्य है। फिर भी पेबैक समय पर ध्यान भटकाने के बाद फिसलने में सफल हो जाता है। ब्रॉडी संकट को हल करने के लिए फेलिशिया से मदद मांगता है और वह उसे बेसमेंट में ले जाती है जहां जनरेटर स्थित है। हालांकि रेडियो सिग्नल अचानक बंद हो जाता है जिससे ब्रॉडी को स्वयं ही समस्या से निपटना पड़ता है। घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में जिम बेसमेंट में उभरता है और ब्रॉडी पर हमला शुरू करता है, जिससे पता चलता है कि गार्डों में से एक गुप्त रूप से उसकी भागने की योजना में लोब की सहायता कर रहा है। ब्रॉडी शुरू में महाशक्तियों की कमी के कारण जिम से आगे निकल गया। उसने पास के एक पाइप को तोड़ने का सहारा लिया जिससे जलती हुई भाप निकली जो अंततः जिम को कट लगाती है, जिससे उसका जीवन समाप्त हो जाता है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, लोब डेवलिन को एक छिपी हुई शक्ति का खुलासा करता है, एक ऐसी क्षमता जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। वह अपनी चेतना को दूसरे व्यक्ति के साथ बदल सकता है। ये शक्ति उसकी भागने की योजना का अभिन्न अंग है और वह इसका उपयोग देवलिन के साथ चेतनाओं की अदला बदली करके और फिर एक ही मौके से देवलिन को अक्षम करके करता है। ब्रॉडी अराजकता से विचलित हुए बिना नलियों को पुनः सक्रिय करते हुए जनरेटर को पुनः आरंभ करने का प्रबंधन करता है। जब अंततः तहखाने का दरवाजा खोला जाता है तो फेलिशिया स्विच से अनजान रहती है। लोब आदेश देता है कि डेवलिन को यातना कक्ष में ले जाया जाए, डेवलिन के विरोध के बावजूद कि वह असली पर्यवेक्षक है। जेल कर्मचारी गलती से यह मान लेते हैं कि वह लोब है। इसके बाद लोब फेलिशिया को सैन टिबरून का नया पर्यवेक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित करता है, एक ऐसी भूमिका जिसे वो खुशी से स्वीकार करती है। जबकि गार्ड कैदियों को उनकी कोशिकाओं में वापस ले जाते हैं, पेबैक चमत्कारिक ढंग से दंगे से बच जाता है। फेलिशिया के नेतृत्व में जेल के भीतर कई बदलाव किए गए हैं, जिसमें कैदियों का उनकी महाशक्तियों के आधार पर पुनर्वर्गीकरण भी शामिल है। इस परिवर्तन के कारण डिएगो को किसी अन्य जेल में स्थानांतरित किया जाना तय है क्योंकि उसे अब कोई महत्वपूर्ण खतरा नहीं माना जाता है। प्रस्थान करने से पहले वह अपना आभार व्यक्त करता है और इसाबेल को भावभीनी विदाई देता है। एक अलग निर्णय में ब्रॉडी ने सैंटीब में अपनी नौकरी छोड़ने का विकल्प चुना और डिएगो जेल से भाग गया। डेरियस को लोब के अनुरोध पर रिहा कर दिया गया है क्योंकि उसने उथल पुथल में भाग लेने से परहेज किया है, जिससे उसके लिए अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित करना आसान हो गया है।
फिल्म का अंत लोब और डेरियस के स्विट्जरलैंड की उड़ान पर जाने के साथ होता है, जहां वे बैंक में अरबों डॉलर से लैस होकर एक नई जिंदगी शुरू करने का इरादा रखते हैं।